और हम, मेरी बात सुनो, बस 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 मेरी बात सुनो। हम जिस चैप्टर पे थे उसका नाम था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमने पहले पढ़ा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी, पढ़ा ना हमने। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े, हमने कहा इसकी अलग अलग डिग्रीज होती हैं। हमने 5 डिग्रीज पढ़ी ना, 5 डिग्री। कौन कौन सी 5 डिग्री पढ़ी थी? अब हमारे को मनीष बताएगा। मनीष तो है नहीं इस क्लास में, छोड़ दो। हमारे को बताएगा अंकुश। हाँ जी, परफेक्टली इनइलास्टिक। उसके बाद पहली परफेक्टली इलास्टिक थी, फिर परफेक्टली इनइलास्टिक। उसके बाद यूनिटरी इलास्टिक। उसके बाद ग्रेटर देन यूनिटरी। उसके बाद लेस देन यूनिटरी। ठीक है जी। लेस देन यूनिटरी में डिमांड कर्व कैसा बनता है? कौन सा? स्टीपर। स्टीपर। मोर देन में वेरी गुड। तो आपको याद रहेगी सारी बातें। यही हमने अभी तक खास खास पढ़ा था, मेन बातें। और नहीं भी याद रहे तो आप इसको एक पेज पे लिख सकते हैं। फिर हमने कहा फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं ईडी को? इसे ईडी भी कहते हैं और ईपी भी कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, और ईडी भी कहते हैं। कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। मैंने आपको कहा था इसको 4 तरह से लिख सकते हैं और मैंने बताया भी था, घबराना नहीं, सबका एक ही मतलब है, ठीक है जी। अब देखो इधर दूसरी बड़ी बात हमने पढ़ी थी, फैक्टर्स अफेक्टिंग द ईडी, और उसके 2 हमने पढ़ लिए थे। एक नंबर 1 और दूसरा 2 चीजें हमने पढ़ ली। आ जाओ आगे चलें, नंबर 3 पे आ जाओ। आ जाओ फटाफट नंबर 3 पे आओ, और नंबर 3 पे जाते हुए आ जाओ आप, लिखो तीसरा इनकम लेवल। पॉइंट नंबर 3 इज इनकम लेवल। इसमें लिखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड elasticity of demand for any good is generally less for higher income group. मतलब कहने का यह है, फॉर हायर इनकम जो होती है, हायर इनकम, जिन लोगों की इनकम ज्यादा होती है उनके लिए ईपीएससी होती है लेस देन 1, ठीक है, फॉर हायर इनकम ग्रुप। फाइन। एंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is generally more with low income group. For low income group, जो गरीब आदमी होते हैं ना, लो इनकम ग्रुप, जिनके पैसे कम होते हैं, उनके लिए जो ईडी होती है ना, ईडी वो जनरली ज्यादा होती है, उनकी डिमांड मोर इलास्टिक होती है। और जो ये होते हैं ना, क्या नाम है इनका, अमीर लोग, इनकी डिमांड जो होती है लेस इलास्टिक होती है। मालूम है क्यों? क्योंकि अमीर आदमी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राइस बढ़ने का या प्राइस घटने का अमीर आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पहले से अमीर है उसके लिए अगर 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए चीज महंगी हो भी गई, कोई फर्क नहीं है। उसने खानी है तो खानी है, खर्चने है तो खर्चने है। बल्कि जितनी ज्यादा महंगी होगी ना, वो ज्यादा उसको पसंद करेगा, क्योंकि वो क्या है, पैसा है। और मुझ जैसे गरीब आदमी का क्या होता है कि चीजों की महंगी होने से, लो लेवल इनकम की बात करो, चीजों के महंगे होने से इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? थोड़ी सी चीज महंगी होगी, मैं छोड़ दूंगा, और या फिर शिफ्ट कर जाऊंगा दूसरी तरफ। अगर नहीं है सब्स्टिट्यूट तो मैं लेस कंजम्पशन कर दूंगा या उसको छोड़ दूंगा। क्योंकि लो लेवल इनकम जो होते हैं, पुअर पीपल जो होते हैं, उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो ज्यादा होती है, और जो रिच होते हैं उनकी कम होती है। रीजन क्या है? लिख लो रीजन। बिकॉज रिच पीपल आर नॉट अफेक्टेड
rich people are not affected much by the change in the price of the good. By the change in the price of the good. ठीक है जी, तो ये भी एक बात नोट करने वाली है। ये भी एक बात आपको नोट करनी है कि जो अमीर लोग होते हैं उनकी कौन हंस रहा है? मैं हट जाता हूँ यहां से। ये जी मैं डर गया अचानक। ये अचानक क्या हुआ? मैं डर गया था। मैंने बोला और भी कोई बीमार हो गया क्या? अब देखो इधर, जो अमीर आदमी होते हैं उनकी ईडी क्या होती है? क्या होती है? लेस। और जो गरीब होते हैं उनकी क्या होती है? मतलब इलास्टिसिटी कम होती है और गरीब आदमियों की ज्यादा होती है, बिकॉज उनके बहुत प्राइस चेंज होने का फर्क पड़ता है, अमीरों को भी फर्क नहीं पड़ता। आ जाओ अगला पॉइंट लिखो, प्राइस लेवल। प्राइस लेवल या पॉइंट नंबर 4, प्राइस लेवल। अब प्राइस लेवल क्या होता है लिखो, प्राइस लेवल आल्सो अफेक्ट्स द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Price level also affects the elasticity of demand. Costly goods like laptop, TV, AC, etc have dash लगाओ, dash elastic demand। अब आपको भरना है डैश, आपको भरना है डैश। कॉस्टली गुड्स की डिमांड इलास्टिक होगी, मोर इलास्टिक होगी या लेस इलास्टिक होगी? आपको भर के बताना है यहाँ पे क्या आएगा, जल्दी भरो। मतलब हाई इलास्टिक होगी या लो इलास्टिक होगी, मतलब मोर इलास्टिक होगी या लेस इलास्टिक होगी? आपको क्या लगता है क्या होगा? मोर इलास्टिक। क्यों है? ये कंफर्ट जोन के गुड्स है, कंफर्ट जोन के गुड्स है। कौन से गुड्स है ये? कंफर्ट जोन वाले। मतलब ये नहीं भी मिले तो इंसान जिंदा रह सकता है, एसेंशियल गुड्स नहीं है। ये कौन से गुड्स है? टीवी हुआ, एसी हुआ, लैपटॉप हुआ, फ्रिज हुआ, दीज आर कंफर्ट जोन गुड्स। ये कंफर्ट जोन के लिए होते हैं। लग्जरी तो नहीं कह सकते इनको आज की तारीख में, लेकिन कंफर्ट जोन के लिए है। तो इनकी जो डिमांड है वो क्या होगी? हाईली इलास्टिक। लिख लो आप, जहां डैश रखा था वहां लिखो हाईली इलास्टिक। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज their demand will change with the change in their price. Because their demand will change with the change in their price. However, next line में आ जाओ, next line में। However, demand for inexpensive good मैं आपसे पूछूंगा, आप बताना। डिमांड फॉर इनएक्सपेंसिव माने जो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते, लाइक मैच बॉक्स, माचिस की डिब्बिया, मैच बॉक्स, न्यूज़पेपर, ये छोटी छोटी चीजें, ETC इज डैश है। जो मैच बॉक्स है, मैच बॉक्स माचिस की डिब्बिया है, न्यूज़पेपर है, नीडल्स हैं, छोटी मोटी चीजें जो होती हैं, इनकी डिमांड इलास्टिक होगी या इन इलास्टिक होगी? है सोच के आंसर देना आप लोग।
ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, इनएक्सपेंसिव चीजें, हाईली और लो तो छोड़ दो कोमल, हाईली और लेस का मतलब नहीं है। क्वेश्चन ये है कि जो कॉस्टली गुड्स होते हैं, कॉस्टली गुड्स जैसे फ्रिज, टीवी, एसी, इनकी जो डिमांड होती है वो क्या होती है? हाईली इलास्टिक, ठीक है जी। लेकिन ये जो सस्ते सामान होते हैं जैसे मैच बॉक्स 50 पैसे की, 1 रुपए की एक है ना, 1 रुपए की एक, या जैसे नीडल्स, सुई, या जैसे न्यूज़पेपर, है ना, इन चीजों की जो डिमांड है वो क्या होती है? इलास्टिक होती है या इन इलास्टिक होती है? जो बच्चे इन इलास्टिक बोलते हैं हाथ खड़ा करो, जो इन इलास्टिक के साथ है वो हाथ खड़ा करो। इन इलास्टिक ऊपर करो थोड़ा सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ जी, आप बताओ इन इलास्टिक क्यों? ये सस्ते गुड्स हैं। अच्छा, फिर इन इलास्टिक क्यों? वही तो पूछता हूं, क्यों इन इलास्टिक? इन इलास्टिक बोल रहे हो ना आप, क्यों? अच्छा, आप बताओ इन इलास्टिक क्यों? ओके, आप बोलो इन इलास्टिक क्यों? ओके, है सुई एसेंशियल गुड्स है, चुबाने के लिए लेगा क्या? बताओ। अच्छा, न्यूज़पेपर एसेंशियल गुड्स कैसे हो सकता है? जिस घर में न्यूज़पेपर नहीं आगे बंदे मर जाएंगे। मैं नहीं पढ़ता सारा न्यूज़पेपर, पढ़ता भी चलो, नहीं भी पढ़ता कभी, तो क्या फर्क पड़ता? एसेंशियल नहीं, ये बात गलत। एसेंशियल के बेस पे नहीं कहना, एसेंशियल नॉट नहीं है ये। न्यूज़पेपर इज नॉट एन एसेंशियल गुड्स, पहली बात। और मैच बॉक्स इज आल्सो नॉट एन एसेंशियल गुड्स। उसकी जगह पे लाइटर है, आजकल गैस लाइटर से ऑन करते हैं, मैच बॉक्स कौन चलाता है? एसेंशियल तो नहीं, वो वाली कहानी खत्म। और कोई रीजन? कंफर्ट जोन के भी नहीं है भाई, न्यूज़पेपर से। हाँ जी, हाँ जी, तो ये इलास्टिक होगी या इन इलास्टिक होगी? है इन इलास्टिक, इलास्टिक के इन इलास्टिक? लिखो, फिर लिखो आप जल्दी से। कहाँ लिखा था? डैश वहां लिखो इन इलास्टिक। लिखो, डिमांड फॉर इनएक्सपेंसिव गुड्स लाइक मैच बॉक्स, न्यूज़पेपर, नीडल्स, etc इज इन इलास्टिक। क्यों? ड्यू टू change in the prices of such goods, change in the prices of such goods does not change their demand, does not change their demand greatly. समझे आप? इन इलास्टिक क्यों होगी? क्योंकि इनके प्राइस में चेंज आने से भी इनकी डिमांड में ज्यादा बड़ा चेंज नहीं आता। अरे अगर आप माचिस की जो लेने चले गए, क्या बोलते हैं उसको, माचिस की डिब्बियां लेने गए मार्केट में, आज से 2 दिन पहले गए तो 50 पैसे की थी, अब वो 1 रुपए की है, तो क्या छोड़ आओगे? क्या छोड़ दोगे उसको? जबकि डबल हो गई, 50 पैसे से बढ़ के अब 1 रुपए की हो गई, क्या छोड़ दोगे? उसका आपकी जेब पे खास असर नहीं पड़ने वाला। इसीलिए इन सब छोटी छोटी चीजों की डिमांड जो होती है वो क्या होती है? इन इलास्टिक होती है। इन इलास्टिक, इनके प्राइस में चेंज आने से इनकी डिमांड में कोई बड़ा चेंज नहीं आता। ग्रेटली मैंने कहा ना, बड़ा चेंज नहीं आता, तो क्या होगी? इन इलास्टिक। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट लिखो, डिफरेंट यूजेस ऑफ अ गुड। डिफरेंट यूजेस ऑफ अ गुड, इसमें लिखो, इफ अ कमोडिटी can be put to many uses, if a commodity can be put to many uses, its demand is likely to be dash dash dash. Likely to be, सोच के बोलो।
अगर कोई है इलास्टिक होगी या इनइलास्टिक होगी? क्या होगी? सोचो, फिर से सोचो। इफ अ थिंग समथिंग कैन बी यूज्ड एट मेनी प्लेसेस, इलेक्ट्रिसिटी पावर की बात करते हैं, लाइट, इसकी डिमांड इनइलास्टिक होगी या इलास्टिक होगी? क्या होगी? जो इनइलास्टिक बोलते हैं वो हाथ खड़ा करो। इनइलास्टिक के साथ वाले खड़े कर जाओ। जो इनइलास्टिक बोल रहे हैं, इनइलास्टिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 बच्चे बोलते हैं इनइलास्टिक। और जो बाकी बैठे वो जो बच गए वो क्या बोलते हैं? नहीं मालूम, नहीं मालूम। कोई भी चीज जिसके बहुत सारे यूजेस हो, जैसे कि पावर, उसकी डिमांड इलास्टिक होगी। लिखो आप, इस डिमांड विल बी इलास्टिक, नॉट इन इलास्टिक। सिर्फ आप सही थे और बाकी सब गलत थे। लिखो, डिमांड विल बी इलास्टिक। However, if a commodity cannot be put to many uses, its demand will be cannot be put to many uses, its demand will be inelastic. चलो जी, उसके बाद एक और लिखे, टाइम पीरियड। Those goods whose consumption can be postponed in case of increase in their prices. In case of increase in their prices, will be having dash demand. Will be having dash demand. इलास्टिक या इनइलास्टिक? इलास्टिक कितने बच्चे बोल रहे हैं? इलास्टिक। हाँ भी, क्यों इलास्टिक है? जिसकी कंजम्पशन को हम पोस्टपोन कर सकते हैं, मतलब अगर अभी नहीं खाया तो मरने वाले नहीं है। ऐसी कोई भी चीज जिसकी कंजम्पशन को हम पोस्टपोन कर सकते हैं, जब प्राइस बढ़ जाए तो क्या हो, छोड़ यार बाद में कर लेंगे, उनकी डिमांड क्या होगी? इलास्टिक। लिख लो, इलास्टिक। However, the goods which cannot be postponed will be having inelastic demand. एक एग्जांपल दे दो इसका, एक एग्जांपल, कोई ऐसे गुड्स का एक एग्जांपल दो जिसकी कंजम्पशन को हम पोस्टपोन ना कर सके। मेडिसिन। वेरी गुड। इतने समझदार बच्चे हैं ना सारे के सारे यार, बड़ा अच्छा ग्रुप है। आप समझ रहे हो बात। लेकिन मैं एक बात बोलूं, आप यहाँ जो मैं आपसे क्वेश्चन पुट करके आपसे करवा रहा हूँ, मैं सीधा भी लिखवा सकता हूँ आप, क्योंकि मेरा काम आपको लिखवा देना और आगे निकल जाना, पर ये मैं ऐसे करता नहीं। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हो, आप सब अच्छे बच्चे पढ़ने वाले हो, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो भी आप करंट पढ़ रहे हो, करंट आज की तारीख में, उसको आज की तारीख में रिवाइज के बिना अगर आप सो गए तो समझ लेना कल तक वो खत्म हो गया। आप समझे? जो हम अभी ये पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, सच्ची बोलता हूँ।
ये जो इलास्टिक और इलास्टिक का जो टॉपिक अभी हम पढ़ रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड, इट इज अ कंफ्यूजिंग टॉपिक। ये टॉपिक क्या मांगता है मालूम है आपसे? रिवीजन। ये टॉपिक कहता है कि खुद अपने आप से 50 एग्जाम्पल निकाल और उनको कहीं ना किसी कैटेगरी में डाल और लिख के देख इलास्टिक होगी या इनइलास्टिक होगी। ये आपसे टॉपिक रिवीजन मांगता है। ये ऐसा टॉपिक है, बाकी सारे टॉपिक नहीं मांगते, ये वाला टॉपिक रिवीजन मांग रहा है, क्योंकि मैडम जो है ना, मैडम वो आपसे इसी टॉपिक में क्वेश्चन पूछेगी। वो पूछेगी सॉल्ट की डिमांड इलास्टिक होगी या इनइलास्टिक। सॉल्ट की डिमांड इलास्टिक होगी या इनइलास्टिक? क्यों? इसके बिना काम नहीं चल सकता, है ना? पकड़ लोगे ना इन चीजों को। वो पूछेगी टीवी की डिमांड इलास्टिक होगी कि इनइलास्टिक, पकड़ जाओगे ना। तो आप बातों को पकड़ लोगे अगर आप घर में जाके इस चीज के 50 एग्जाम्पल लेके इसको लिख के देख लो। ऐसे लिखो पर्टिकुलर्स, सामने लिखो इलास्टिक डिमांड, फिर लिखो इनइलास्टिक डिमांड। पर्टिकुलर्स में 50 आइटम लिखो, उसके सामने लिख लिख के देखो कि प्लास्टिक है कि इनइलास्टिक। मैं चाहता हूं कि इस टॉपिक में हम कंफ्यूज नहीं होने चाहिए, राइट? ठीक है जी, चलो खत्म हुई, इस बात को यहाँ खत्म करें। और इसको खत्म करने के बाद अब हम चले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि सबसे बड़ा टॉपिक है इस चैप्टर का, और वो है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दैट इज द गुड वन। नाउ आ जाओ, इसको करने में मजा आएगा, नींद सब उड़ जाएगी। अब आपकी आंखें खुलेंगी और आपको अच्छा लगेगा। उफ। लो, सबसे पहले मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग ईडी। 3 मेथड थे, अब आपको तीनों पढ़ने की जरूरत नहीं, एक ही मेथड रह गया। कौन सा मेथड? परसेंटेज मेथड। तो आप लिखो सबसे पहले परसेंटेज मेथड, PERCENTAGE, परसेंटेज मेथड। और इसे क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनेट मेथड, ये इसका दूसरा नाम है। और मैडम इसी मेथड का नाम यूज करती है, प्रोपोर्शनेट मेथड। परसेंटेज का यूज ना करके मैडम इसे प्रोपोर्शनेट मेथड के नाम को यूज करती हैं। मैं आपको इसका फॉर्मूला बताता हूँ कैसे बना, ठीक है जी? ईडी निकालने का फॉर्मूला बताता हूँ। वैसे छोटा फॉर्मूला बता के मैं काम पूरा कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ फॉर्मूले तक पहुंचे कैसे, ठीक है जी? आओ स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ देखो आप। ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये फॉर्मूला है। ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है जी? अभी परसेंटेज चेंज इन डिमांड को हमें चेंज करना है, तो हम क्या लिखेंगे? आप लिखो फटाफट, चेंज इन डिमांड अपॉन ओरिजिनल डिमांड इंटू 100। ऐसे ही चेंज इन प्राइस को हम क्या लिखेंगे? चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। परसेंटेज हटा दिया, तो परसेंटेज को हमने हटा दिया, ये परसेंटेज को हमने रिमूव कर दिया, तो क्या बन गया? चेंज इन डिमांड अपॉन ओरिजिनल डिमांड इंटू 100। और परसेंटेज को हटाया तो क्या बन गया? चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इंटू 100, ठीक है? सेकंड स्टेप है इसका। मैं आपको लेके जा रहा हूं फॉर्मूला कैसे बना। यहां से हम स्टार्ट हुए और फॉर्मूले पे आएंगे। आप चाहो तो फॉर्मूला रट्टा मार सकते हो, बाद में आप फॉर्मूले को रट्टा मार सकते हो, लेकिन रट्टा नहीं मारो, इसे समझा रहा हूं। तो देखो क्या हुआ, ये कट गया, 100 से 100 कट गए भाई, तीसरे स्टेप में। अब क्या हुआ, जो बचा वो ये, मैं स्टेप लिखता हूं, दिस इज स्टेप नंबर 1,
स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। क्या बच्चा आपके बताओ तो जरा। चेंज इन डिमांड अपॉन ओरिजिनल डिमांड डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस। ये बच गया स्टेप नंबर 3। भाई अगर किसी बच्चे ने मैथमेटिक्स को थोड़ा सा भी पढ़ा है 10th क्लास तक, तो मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। हम ऐसे करते, देखो अगर ऐसा आपके पास लिखा हो तो आप क्या करते थे? वेरी गुड, 4.5 इंटू, है ना, वही इसमें करेंगे। आ जाओ स्टेप नंबर 4, लिखो चेंज इन डिमांड अपॉन ओरिजिनल डिमांड मल्टीप्लाइड बाय अपॉन चेंज इन प्राइस। आगे बस कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं किया यार, मैथ्स का छोटा सा लगाया, ज्यादा कुछ नहीं किया। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना, परसेंटेज हटाई तो हमने ये किया, बाकी तो कुछ नहीं, ऑटोमेटिक चल रहा है। ठीक है, फिर हुआ क्या, देखो इधर मैंने आपसे कहा था, अगर आपने वो चैप्टर याद रखा, हम चेंज को कैसे शो करते हैं इकोनॉमिक्स में? डेल्टा। वेरी गुड, वेरी गुड। ये लो, लिखो डेल्टा डिमांड अपॉन ओरिजिनल डिमांड इनटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन डेल्टा प्राइस। चेंज मीन्स डेल्टा। बन गया फॉर्मूला। यही बुक ने फॉर्मूला दिया है। बुक ने आपको सीधा सीधा ये फॉर्मूले को दिखा दिया। ठीक है, अब इसको ऐसे लिखा है बुक ने, देखो मैं कहा लिखूं, यहां लिख देता हूं ताकि दिख जाए। ये देखो 6 स्टेप के अंदर बुक ने ऐसे लिखा, चेंज इन डी अपॉन चेंज इन पी मल्टीप्लाइड बाय पी अपॉन डी। बस उसको उधर ले गया, कुछ नहीं किया, सेम वही चीज, मैंने पासा नहीं पलटा है, सिर्फ इधर ले आया। ये वाले चेंज कुछ नीचे ले आया और डी को यहां ले गया और कुछ नहीं किया। ठीक है, ये बुक का फाइनल फॉर्मूला है। ठीक है, अब बुक जो है वो डी को क्या लिखती है? क्वांटिटी डिमांडेड। तो बुक कैसे लिखती है? डी मतलब डिमांड और क्यू मैंने क्वांटिटी डिमांडेड, और पी को भी ऐसे लिखती है, और यहाँ पी को पी की तरह और डी को क्या लिखती है? तो घबरा मत जाना, अगर आप इसको देखो तो डरना नहीं। डी स्टैंड फॉर डिमांड, क्यू स्टैंड फॉर क्वांटिटी डिमांडेड, एक ही बात है, बोथ आर सेम। ये लिख लो या ये लिख लो, एक ही बात। ठीक है जी, तो फाइनल फॉर्मूला क्या है जो आपको दिमाग में रखनी है? दो चीजें, दो फॉर्मूले दिमाग में रखना, बताता हूं क्यों। कभी कभी आपके पास इसको भी यूज करने का मौका आएगा, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला, और इसको तो आपको दिमाग में रखना ही है। तो ये दो फॉर्मूले दिमाग में रखना, ये और ये। लेकिन इतनी बात मैं समझा दूं कि इसी फॉर्मूले से हम इस फॉर्मूले पे पहुंचे हैं। आपने देखा स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, 3, 4, 5 और 6। तो अगर आपके दिमाग में ये रह जाए तो फिर अपने आप से फॉर्मूला याद कर लो। नहीं तो बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं, जब इसका रेक्टिफिकेशन मारते हैं तो फिर वो भूल जाते हैं कि यहाँ पे क्या था और यहाँ पे क्या था, फिर कंफ्यूजन हो जाती है वहां पे जाके पेपर में। लेकिन आप कंफ्यूज नहीं हो, ऊपर क्या आ रहा है? डेल्टा, नीचे बस, और इधर जो यहाँ नीचे है वो यहाँ ऊपर है। देखो यहाँ ऊपर क्या है? डेल्टा डिमांड अपॉन डेल्टा प्राइस। जो डेल्टा प्राइस नीचे है तो ऊपर क्या है? यहाँ पे प्राइस, और यहाँ डिमांड ऊपर है तो यहाँ नीचे क्या है? थोड़ा सा याद करने के लिए, थोड़ा सा रट्टा मारने के लिए। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो ईडी के दो फॉर्मूले दिमाग में बिठा लेना, एक ये और एक ये लास्ट, चाहे बीच का सब कुछ भूल जाना, लेकिन इसको और इसको नहीं भूल। सर इससे ही तो ये बना है, हाँ, लेकिन कभी कभी आपको इसका भी यूज करना पड़ेगा, मैं बताऊंगा, क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये लगेगा ही नहीं, सीधा ये लगेगा। ठीक है, तो दोनों दिमाग में रखोगे आप। ठीक है, दोनों दिमाग में रखोगे। चलो आओ अब एक पहला क्वेश्चन करते हैं। आज हमारे पास 10 ही मिनट है, लेकिन 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, लिख लिए फॉर्मूले आपने, करें स्टार्ट। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। A consumer purchase 20 kg of sugar
हाँ लिखना पड़ेगा। A consumer purchase 20 kg of sugar at a price of ₹4 per kg। देखो ऐसे लिख सकते हैं आप, शॉर्ट में बताता हूं। प्राइस और डिमांड, कितना प्राइस है और कितनी शुगर ले रहा है वो, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस एंड ओरिजिनल डिमांड ये बना ना आपके सामने। फिर बोलता है इफ प्राइस इंक्रीज टू ₹6, देखो इधर प्राइस इंक्रीज टू ₹6, अब प्राइस कितना हो गया, 6 हो गया। देन द डिमांड डिक्रीज टू 15 kg। फाइंड ED। अब मेरी बात समझे ना, पहले 4 पे थे तो कितने केजी ले रहा था, 20 किलो। प्राइस बढ़ के कितना हो गया, तो कितनी डिमांड हो गई। अब फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला क्या था, लिखो जल्दी से। चेंज इन, बोलो ना, मैं भूल गया। फॉर्मूला क्या था, चेंज इन अपॉन, और यहाँ पे अब देखो चेंज इन डिमांड कितना आया, 20 से करके कितनी हो गई, और चेंज इन प्राइस कितना हुआ, और ओरिजिनल प्राइस क्या था, और ओरिजिनल डिमांड क्या थी, 20। लो अब ये कहानी आप कर लो सॉल्व। आई बात समझ में, समझ में आई हमने क्या किया। अरे सुनो, 6 रुपए नहीं लेना, चेंज लेना है। चेंज कितना बदलाव आया, ये देखो चेंज इन डिमांड कितना है, 20 से घट के कितनी हो गई, 15 चेंज नहीं है, चेंज तो सिर्फ 5 हुआ। समझे मेरी बात। और चेंज इन प्राइस, ये सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं इसमें। चेंज इन प्राइस मतलब पहले 4 था, अब प्राइस कितना हो गया, तो चेंज कितना आया, 2। चेंज लेना है, चेंज जितना बदलाव आया। और ओरिजिनल प्राइस क्या था, और ओरिजिनल डिमांड क्या थी, निकाल लो क्या है, कितना है। ED इज इक्वल टू 0.5। अब सुनो मेरी बात, मैं आपको एक पते की बताता हूँ। इसके बाद ये सीखे आप, कितना सीखे आप, लाल अक्षरों में बड़ा बड़ा लिखना, जो मैं आपको बताता हूँ, बड़ा बड़ा बोल्ड अक्षरों, रेड में तो मैं लिख देता हूँ। कहाँ गया वो मेरा प्यारा सहायक, लिखो आप। वेन एवर, इधर देखो, सुनो गौर से। वेन एवर वी आर ED, the answer will be in negative। ठीक है जी। Whenever we are going to calculate ED, the answer will be negative। सुनो 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 मेरी बात, अगर आपने ये लिख के छोड़ दिया ना, 0 नंबर मिलेंगे, 0। तो क्या लिखोगे, वेरी गुड, -0.5। अब आपसे भी पूछे क्यों, है सारे का सारा थ्योरी डिमांड का चैप्टर पानी कर रहे हैं यार, ये तुम्हें मालूम है क्यों। जिसने बता दिया ना आज क्यों, उसको चॉकलेट 10 रुपए। कल चॉकलेट कितनी उधार हो गई, उधार तो कोई नहीं है, उधार तो नहीं है। हाँ है, डिमांड कर को नेगेटिव स्लोप होता है ना, हाथ खड़ा करके। और कोई इसके आगे नेगेटिव क्यों लिखते हैं, लिखो बिकॉज देयर इज negative relation between price and demand। और ये चॉकलेट जाएगी अब कृतिका की तरफ।
तो तू नोट करते रहे चॉकलेट। कल अगर बच्चों को चॉकलेट नहीं मिले ना, मैंने तेरे को बता देना इसके बाद। तू नोट कर रही है कि चॉकलेट है अभी तक कितनी कितनी हो गई है? 3 होगी इसकी। अरे लूटो मत गरीब आदमी, पहले पैसे नहीं है। 50 रुपए देने में उसको 7 दिन लगे मेरे। अब देखो इधर इधर सुनो, सुनो मेरी बात, इधर सुनो मेरी बात। इसके आगे ओए सुनो, एक मिनट रुको, मैडम में बात समझाएंगी। यहाँ नेगेटिव लिखो, यहाँ नेगेटिव कहीं मत लिखो, नहीं तो आप 100% आंसर गलत करके आओगे। बुक के अंदर भी मालूम है क्या है, यहाँ नेगेटिव लिखो या कुछ मत करना, आप कुछ मत करो। जब आंसर आए तो नीचे क्या करोगे, और कोई पूछे क्यों, बस ठीक है जी। चलो एक और क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन बस फिर चलते हैं। एक लास्ट लिखो, इसके 25-30 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं। आज हमारा एक हो गया, दूसरा अब कर रहे हैं। लिखो है कहाँ पे, ठीक है वेरी गुड। तो लिखो एट अ प्राइस ऑफ ₹20 पर यूनिट, एट अ प्राइस of ₹20 per unit, the quantity demanded of a commodity is 300 units. प्राइस कितना है 20, प्राइस कितना है 20 और क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है 300। ये लो, ये 20 है और ये कितना है 300 भाई। अब बोलता है सुनो, ये काम की बात है। If the price decrease by 10%, if the price decrease by 10%, the quantity increase by 60 units. If the price decrease by 10%, the quantity increase by 60 units. है? Find out ED. कितना गिर गया प्राइस 10%, यानी कितना हो गया, और ये कितनी बढ़ गई, लो अब कर जाओगे आप, करो -6। ये देखो फिर गलती कर, अभी थोड़ा हाथ खोलने में टाइम लगेगा। ये देखो मुझे बताओ चेंज इन डिमांड कितना आया 2 है 6 और चेंज इन प्राइस 2 ओरिजिनल प्राइस क्या था और डिमांड कितनी थी, क्या है -2 ED इज इक्वल टू -2। ठीक है जी, ठीक है। लो यहाँ पे खत्म करते हैं आज की क्लास को, कल आगे बढ़ाएंगे, सब कुछ ठीक रहेगा। आ जाओ, बस ये चैप्टर का एंड आने वाला है।